हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास के अंदर अपन एक एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी का नया चैप्टर लेके आया हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। हमने पीछे के लेक्चरों में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की थी और आज अपन बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कशन करेंगे कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में अपने को टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, उसके बाद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एमटीपी, उसके बाद में पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको एसटीडी के नाम से भी अपन जानते हैं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। तो अब आज की क्लास में पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब हमने हेडिंग लगाई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें दो टर्म आ रही है, एक तो हेल्थ और एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमें ये देखना है कि पहले तो हेल्थ किसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और सोशल। अपन किस पर्सन को हेल्थी पर्सन बोलते हैं? तो WHO ये बोलता है कि जो पर्सन फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली यदि वेल है तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन होता है। या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में इसको ये समझे कि जिस सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यदि ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो उस सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी होती है। अब इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? सबसे पहली प्रॉब्लम्स है और पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है। उसके बाद में लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है। पॉवर्टी मतलब गरीबी भी एक समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार भी एक प्रॉब्लम से बनी हुई है। तो अब इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो अपन देखेंगे। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया पहली कंट्री है जिन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए हैं। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। अब इंडिया ने सबसे पहले क्या लॉन्च किया है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया है? 1951 के अंदर। उसके बाद में यही जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है यही आगे जाकर के बेटर प्रोग्राम्स वर लॉन्च लेटर कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था 1951 के अंदर इंडिया ने स्टार्ट किया था, उसी प्रोग्राम को बेटर करने के लिए और इसी प्रोग्राम का नाम चेंज करके रख दिया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं RCH। अब ये जो RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका क्या एम है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? तो इसका जो एम है मेन, वो है टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। इसका एक ही एम रहता है मेनली कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना। अब इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या क्या कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर? तो सबसे पहले हमने लिखा है क्रिएटेड ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट्स फॉर अवेयरनेस। इन्होंने अवेयरनेस के लिए क्या किया है, जैसे कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए हैं जिनको लोग सुन सकते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए हैं जो कि लोग देख सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू वो सुन सकते हैं। उसके बाद में अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल के अंदर भी सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम, स्कूल के अंदर छोटी बच्चियों को, छोटी लड़कियों को ये भी सिखाया जाता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, इनके लिए उनको अवेयर किया जा रहा है। इक्वल राइट्स टू मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल को सेम राइट्स होने चाहिए। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है उसमें जैसे पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन पैड्स को यूज करने के बाद में उनको कहाँ पे फेंकना है, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, इस बात को लेकर के भी RCH ने स्ट्रेटेजी अपनाई है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयर करना कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो मार्केट में आ रखे हैं जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं लेकिन उससे प्रेगनेंसी ना हो, ऐसी ऐसी बातों को RCH लेके आया है। उसके बाद में
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स डेवलप हुई है आरसीएच के थ्रू, और उस टेक्निक का नाम है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक बोल दो या एमनियोसेंटेसिस मेथड बोल दो। ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है ये होती क्या है, कब इसको परफॉर्म की जाती है और क्यों की जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस इज ए टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज सेक्स ऑफ चाइल्ड। जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कौन सी होती है, जैसे कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है। अब जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है तो जो फिटस यूट्रस के अंदर है उस फिटस में हमें ये पता लगाना है कि उस फिटस के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। और उसी के साथ में उस फिटस का अपन सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फिटस जो है वो मेल का है कि फीमेल चाइल्ड का है। इट इज परफॉर्म्ड अबाउट 15 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसको कब परफॉर्म किया जाता है, 15 से 16 वीक का जो एम्ब्रियो रहता है उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन लीगली बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टेक्निक के ऊपर एक काम के लिए बैन लगाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो काम कौन सा है, सेक्स डिटर्मिनेशन टू अवॉइड रिस्क ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। क्योंकि इस टेक्निक का लोग मिस यूज करने लगे थे, सेक्स का डिटर्मिनेशन करके फीमेल फोर्टिसाइड करने लगे थे, मतलब कन्या भ्रूण हत्याएं ज़्यादा होने लगी थी इस टेक्निक की वजह से। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए यूज लगाया है, किसके लिए बैन लगाया है, किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद में एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन और बनाते हैं इसकी एमनियोसेंटेसिस की, ए प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शन। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अपन, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये काम कैसे करती है ये जो टेक्निक होती है, तो इसको हम डायग्राम से भी समझने वाले हैं। जैसे कि ये अपने अंदर ले रखा है, ये है फिटस, और ये जो फिटस है ये 15 to 16 वीक का है। इस फिटस के चारों तरफ भरा पड़ा है एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के चारों तरफ एक जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एमनियोन मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये जो स्पेस अपने को दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे 15 to 16 वीक का जो फिटस है उस फिटस के चारों तरफ ये जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, फिटस के ही टिश्यू होते हैं। अब इनको इंजेक्शन के थ्रू, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्शन में ले लिया जाता है पहले। तो यहाँ पे ये जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा पड़ा है ये कहाँ पे आ चुका है, अब इस इंजेक्शन में आ चुका है, इस नीडल में आ चुका है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड का हम लैब के अंदर इसको ले जा करके क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। और जैसे ही एनालिसिस करेंगे तो हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमने लिखा है वी कैन डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। हम जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर कौन है, जैसे कि हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस फिटस के अंदर हीमोफीलिया होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिकल सेल एनीमिया होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो 21 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और टोटल क्रोमोसोम उस बच्चे के अंदर 47 हो जाते हैं। तो उस डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड से। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है वो है अपनी एनसीईआरटी में मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस डिजीज का अपन पता कर लगा सकते हैं। उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन भी
इस टेक्निक से हम कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक तरीके से ये इसका मिसयूज हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। उसके बाद में डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटेस्ट, कि वो फिटेस्ट आगे जा कर के डिलीवरी के बाद में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये है अपनी एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। उसके बाद में अपन बात करते हैं रिसर्च डन बाय CDRI। RCH ने एक रिसर्च और की है, और वो जो रिसर्च हुई है वो एक इंस्टीट्यूट ने की है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये जो CDRI इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। इस इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है, मेड ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओनली फीमेल्स के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई है इन्होंने, और उस पिल्स का नाम होता है सहेली। इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत ज़्यादा पिल्स के बारे में, टेबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो पर डे भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं। लेकिन CDRI लखनऊ ने एक ऐसी ओरल पिल बनाई है जिसका नाम है सहेली, और इस सहेली की जो खास बात होती है वो होती है कि इसका जो नेचर होता है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है, मतलब इसके साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं। और दूसरा, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, ओरल पिल्स होती है, इसको एक वीक में एक बार ही लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी पिल्स ऐसी है जो पर डे लेनी पड़ रही है फीमेल्स को। लेकिन RCH ने, CDRI लखनऊ इंस्टीट्यूट ने इस सहेली को बनाया है, इसको वीकली लिया जाता है। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो अपन आगे देखने वाले हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है अपना, ये मान सकते हैं कि ज्योग्राफी का टॉपिक ले सकते हैं, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मली ये देखते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है। तो नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेम टाइम, पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेम टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद में स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। जिस ब्रांच के अंदर पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद में एक डाटा दे रखा है अपने NCERT ने कि ईयर दे रखी है सन 1900, 2000, 2011, 2025 ये दे रखी है। इसमें ये देखा गया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो हम देखते हैं सन 1900 के अंदर जो इंडिया की वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 बिलियंस होती है, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 350 मिलियन है। 2000 के अंदर यही बढ़ करके 6 बिलियन हो गई है, और इंडिया की कितनी हो गई है, 1 बिलियन हो गई है। अब ये 6 बिलियन है और ये 1 बिलियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर 6%, मतलब एवरी 6% के अंदर 1% कौन मिलेगा, इंडियंस मिलेगा। 2011 के अंदर 7 बिलियंस है वर्ल्ड की और 1.2 बिलियन है किसकी, इंडिया की। और 2025 के अंदर जो NCERT ने डाटा नहीं दे रखा है लेकिन हमने हमारी तरफ से लिखा है, ये 8.1 बिलियन है किसकी, वर्ल्ड की, और 1.4 बिलियन किसकी है, इंडिया की है। तो ये जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और किस तरीके से ये ग्रोथ कर रही है, तो आगे अपन देखने वाले हैं सेंसस। ये सेंसस का मीन्स क्या होता है, पॉपुलेशन काउंट, जनसंख्या जो गणना हो रही है उसको हम बोलते हैं सेंस। तो ये किस बेसिस पे की जाती है, तो पॉपुलेशन, अब कब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, उसके लिए कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने लिखा है मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट। यदि मोर्टेलिटी रेट हाई है तो पॉपुलेशन कैसी होगी, यदि मर ज़्यादा रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी। तो डेथ रेट यदि ज़्यादा है तो पॉपुलेशन रेट कैसी होगी, कम होने वाली है। उसके बाद में नेटिलिटी रेट जिसको हम बर्थ रेट बोलते हैं, यदि जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी कैसी होनी है, यदि बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन रेट भी कैसी होगी, बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है। उसके बाद में तीसरा फैक्टर लिया है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जैसे कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब कुछ लोग बाहर से आते हैं किसी एरिया के अंदर और कुछ लोग उस एरिया से वापस चले जाते हैं। जो आते हैं उसको इमिग्रेशन बोलते हैं और जो जाते हैं उसको भी एमिग्रेशन बोलते हैं। मतलब टोटल मिलाकर के ये माइग्रेशन है। तो एक जगह से जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है
और इस एरिया के अंदर यहाँ से मान लो कि 1000 पर्सन यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम नहीं होने वाली है, इस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो माइग्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। उसके बाद में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं IMR, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब 1000 लोग, सॉरी ये है शिशु मृत्यु दर, जैसे 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चों की डेथ हो रही है। अब मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं MMR, जैसे जो मदर बच्चों को जन्म दे रही है, अब जन्म देने वाली जो मदर है उनकी कितनी डेथ हो रही है, तो वो भी पॉपुलेशन रेट के अंदर या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रोथ साइज की, कि कितनी ग्रोथ साइज हो रही है। तो ये जो प्रीवियसली मतलब 2001 का जो डाटा है, इसके अंदर कितनी परसेंट ग्रोथ रेट हुई है, 1.7% पर ईयर ग्रोथ रेट हुई है। उसके बाद में प्रजेंटली, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग प्रजेंटली क्या है, 2011 है, 2011 है, इसमें क्या हो रही है, 2% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट हो रही है। मतलब 2001 में क्या हुआ, 1000 लोग में सिर्फ 17 लोग ही नहीं आ रहे थे, लेकिन 2011 की रिपोर्ट में देखा कि 1000 लोग के अंदर 20 लोग बढ़ रहे हैं। तो हमने ये स्टेटमेंट दिया है कि अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अराउंड 1.7% पर ईयर, एक साल के अंदर 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मोर देन 2% पर ईयर, मतलब ये 2% से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, जनसंख्या का विस्फोट जो हो रहा है, उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हम लोगों को ये बता सकते हैं कि स्मॉल फैमिली का क्या बेनिफिट होता है। हम उनको ये बता सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से भी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो सकती है। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो, इसके लिए अवेयर किया जा सकता है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज ए पोस्टर, मतलब हम मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस में ला सकते हैं, कुछ पोस्टर लगा करके भी लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं। और जैसे पोस्टर लगाए हुए आपने देखे होंगे, शोविंग ए हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन, हम किसी वॉल के अंदर या दीवार के ऊपर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स हैं जिसमें मदर है, फादर है और 2 बच्चे साइड में हैं, चेहरे पे उनकी स्माइल रहती है और वो मतलब ऐसे हैप्पी रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसे अवेयर कर सकते हैं कि मतलब छोटी फैमिली का फ़ायदा क्या होता है। इसके लिए कुछ नारे भी दिए गए हैं, हमने सुन रखा है अच्छे तरीके से कि हम 2 हमारे 2, we 2/2, जैसे बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, हम 2 हमारे 2 होते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ऐसे लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। उसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेशनरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, कि फीमेल के लिए तो जो शादी की एज है वो है 18 ईयर्स, और जो मेल के लिए मैरिज की एज है या शादी की एज है वो है 21 ईयर्स होती है। उसके बाद में इंसेंटिव्स गिव टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया है कि जिनके 2 ही बच्चे होंगे सिर्फ वही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी लोगों ने अच्छा खासा दिमाग लगाया है, बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं उनके, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो 2 ही दिखा देते हैं। मतलब उनका टारगेट तो पॉपुलेशन को बढ़ाने का ही है। गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बनाए हैं, उसके बावजूद लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 बच्चे होने के बाद में 2 बच्चे किसी को अडॉप्ट करवा देते हैं, गोद दे देते हैं, और 2 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में दिखा करके फिर जॉब लग जाते हैं। तो ये इतनी सारी स्ट्रेटेजी है जिससे कि पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।